नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आने वाली 31 मई को अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती आने वाली है, तो उसी उपलक्ष्य पर मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे हम होलकर कुल की वीरांगनाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने तुलसाबाई होलकर जी के विषय में चर्चा करी थी। और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं भीमाबाई होलकर जी के विषय में। दोस्तों, यह बिल्कुल एक जुड़ा हुआ वाकया है कि जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब गफूर खान एक गद्दार होलकर सेना का, वह किस तरह से तुलसाबाई होलकर जी का शीश काट के उनके शरीर को शिप्रा नदी में बहा देता है, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वह हम दिखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो की नायिका है राजाधिराज महाराज यशवंत राव होलकर जी की सुपुत्री भीमाबाई होलकर, जिन्हें आद्य महिला क्रांतिकारी भी कहा जाता है और जिनसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी प्रेरणा हासिल करी थी। दोस्तों, स्वभाव में भीमाबाई बिल्कुल अपने पिता यशवंत राव होलकर के ऊपर गई थी, साहसी एवं निडर, परंतु इनका बचपन बड़ा ही कठिनाइयों में गुजरा था। बचपन में इनकी मां लाड़ाबाई तथा भीमाबाई को दौलतराव सिंधिया ने अगवा करके रखा था, वो भी 5 साल के लिए। फिर जब वह उस कैद से मुक्त हुई तब महेश्वर में आकर इन्होंने शास्त्र तथा शस्त्र दोनों विद्याओं का अध्ययन किया। और दोस्तों, भाला फेंकने की कला में तो भीमाबाई होलकर का कोई सानी ही नहीं था। दोस्तों, यशवंतराव होलकर जी को अपनी कन्या भीमाबाई होलकर पे पूरा विश्वास था, जैसा कि मल्हारराव होलकर जी को मातोश्री अहिल्या देवी होलकर की काबिलियत पर भरोसा था। इसी के कारण उन्हें पेटलावत की जागीर अपनी बेटी को संभालने के लिए दी थी। परंतु दुर्भाग्य भीमाबाई का पीछा यहाँ पे भी करता है और इनके पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी भीमाबाई अपना मोरल डाउन नहीं होने देती और वह भानपुरा, जिसे कि यशवंतराव होलकर साम्राज्य की राजधानी बना देते हैं, वहां पर जाती है और राजकाज का जो काम है संभालती है। और यहीं पे शस्त्र बनाने की जो यशवंतराव होलकर एक तोपखाना लगा के गए थे, उसकी देखभाल का काम भी भीमाबाई होलकर यहाँ से करती है। अब दोस्तों, भीमाबाई होलकर जी का अपनी सौतेली मां तुलसाबाई होलकर जी के साथ भी काफी अच्छा संबंध था और वह अपने सौतेले भाई मल्हारराव होलकर तृतीय से भी बड़ा स्नेह का भाव रखती थी। उन्हें यह जलन नहीं थी कि मल्हार इतना छोटे हुए भी सिंहासन पे कैसे बिठा दिया, जबकि ज्यादा काबिल तो मैं थी। वह मल्हारराव होलकर तृतीय को पूरा प्यार देती थी और बिल्कुल उसके लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह बनके हमेशा खड़ी भी रही। अब दोस्तों, 21 दिसंबर सन 1817 में महिदपुर का युद्ध होता है। इसमें भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे अंग्रेज तथा भारत का आखिरी स्वतंत्र बचा शक्तिशाली साम्राज्य होलकरों के मध्य युद्ध होता है। यह युद्ध भारत का फैसला करने वाला था कि भारत पर आने वाले भविष्य में किसका राज होगा। तो दोस्तों, जहां एक और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व सर थॉमस हिस्लॉप कर रहे थे, जिन्हें युद्ध और सेना का वर्षों का अनुभव था, और वहीं दूसरी ओर होलकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे 11 वर्षीय महाराज मल्हारराव होलकर तृतीय, और उनके बगल में घुड़सवार दल का नेतृत्व कर रही भीमाबाई होलकर, जिनकी उम्र मात्र 22 साल थी। दोस्तों, मल्हारराव होलकर तृतीय यहाँ पर हाथी के ऊपर बैठकर अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे थे। दोस्तों, इसी ओर हरिहर राव भी थे, जो कि यशवंतराव होलकर जी के भाई विठो जी के पुत्र थे, और इनकी आयु भी मात्र 20 वर्ष थी। दोस्तों, यदि इन तीनों की आयु को जोड़ दिया जाए तो भी सर थॉमस हिस्लॉप की आयु इनसे ज्यादा थी। तो एक तरफ बहुत अनुभव था और एक तरफ नवयुवा जोश था। दोस्तों, इस युद्ध की आप विडंबना देखिए कि पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि गफूर खान तुलसाबाई होलकर का सर काट के उनको नदी में बहा भी देता है, और यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि वो ऐसा कृत्य करके आता है, और वह ऐसा मुंह बना के होलकर सेना में खड़ा हो जाता है कि जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और दोस्तों, यही आगे चलकर होलकरों की हार का कारण बनता है, वो हम देखते हैं। दोस्तों, यह युद्ध चालू होता है सुबह 9 बजे, जब दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे को आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे से नजरों में नजर डाल के देखती है। यहाँ पर होलकर महाराज मल्हारराव होलकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हैं, और एक और वीरांगना भीमाबाई होलकर घुड़सवार दल का नेतृत्व करके अंग्रेजी सेना को चीरते हुए निकलने की फिराक में रहती है। परंतु सबसे पहले होलकरों की जो यूएसपी थी, जो कि यशवंतराव होलकर ने तोपखाना स्थापित किया था, और उनके पास 63 बड़ी बड़ी तोपें थी। यह तोप शुरुआत में आग उगलना शुरू करती है, जिसका जवाब अंग्रेज दे नहीं पाते और सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक इसमें मारे जाते हैं।
और 12 बजते बजते तो ऐसा लगने लग गया था कि बस अब होलकर ही इस युद्ध को जीतने वाले हैं, क्योंकि यह बिल्कुल एक तरफा हो चुका था। परंतु यहीं पर अंग्रेजों का छल काम आता है। अब ये जो गफूर खान अपना मुंह बना के जो बैठ गया था कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, यह अपनी जो सैन्य टुकड़ी रहती है उसको लेके भाग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक रोशन बेग नाम का पिंडारी था, जो कि भीमाबाई होलकर को काफी सपोर्ट दे रहा था और उनके तोपखाने का नेतृत्व यह कर रहा था, तो इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एकदम से सेना का बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो गया। अब इस मौके का फायदा उठाकर सर थॉमस स्लोप ब्रिटिश तोपखाने को फायरिंग के लिए कह देता है। और दोस्तों ब्रिटिश तोपखाने में भी 60-70 तोपें हुआ करती थी, और वो जब फायरिंग चालू करती है तो हक्की बक्की रह गई। यह होलकरों की सेना को समझ में नहीं आता है और होलकर सैनिक सैकड़ों की संख्या में मरने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों 3 बजते बजते तो होलकर सेना बिल्कुल ही अपने हथियार डाल देती है और 3 बजे तक होलकर सेना इस युद्ध को हार जाती है। 21 दिसंबर सन 1817 में इस युद्ध को हारने के बाद 6 जनवरी सन 1818 में अंग्रेजों और होलकरों के मध्य एक संधि होती है, जिसे मंदसौर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि में होलकरों को अपनी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता अंग्रेजों के यहाँ पे गिरवी रखनी पड़ती है, यानी कि अब होलकर सिर्फ नाम मात्र के लिए राजा रहेंगे, जो असली राजकाज रहेगा वह अंग्रेजों के पास ही रहेगा। परंतु दोस्तों अब यह युद्ध तो खत्म हो चुका था, परंतु भीमाबाई होलकर का क्या हुआ था। दोस्तों भीमाबाई होलकर यह देख चुकी थी कि जब उनकी सेना बिल्कुल ही इस युद्ध को हारने की कगार पर थी, तब वह चतुरता से अपने कुछ वफादार पिंडारी साथियों के साथ वहां से निकल जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे या तो फिर उन्हें जान से ही मार डालेंगे। तो दोस्तों यहां से भीमाबाई होलकर युद्ध की शुरुआत करती है अपने खुद के दम पर, और वह उसी युद्ध नीति को अपनाती है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनाया था और जिस तरीके से उनके पिता यशवंतराव होलकर भी युद्ध किया करते थे। इस तकनीक को कहा जाता है गमिनी कावा, यानी कि छापामार युद्ध, या फिर इंग्लिश में गुरिल्ला वॉरफेयर। और दोस्तों वह मंदसौर की संधि को मानने से मना कर देती है, बोलती मैं भी अपने स्वराज्य के लिए लड़ूंगी, ऐसे ही अंग्रेजों को अपनी स्वतंत्रता नहीं दूंगी। बिल्कुल अपने पिता की तरह थी वो। दोस्तों जब धीरे धीरे जब भीमाबाई होलकर अपनी शक्तियां एकत्रित करती है और फिर से जब इस तरीके से युद्ध को चालू करती है, तो अंग्रेज बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता है कि कब भीमाबाई होलकर की टुकड़ी आती है और उनको मार काट के उनका सामान लूट के ले जाती है। अंग्रेज इससे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने सबसे काबिल कप्तान जॉन मेलकम को इसके लिए भेजा था। अब दोस्तों जॉन मेलकम आता है तो वह सोचता है कि मैं तो इसे आसानी से पकड़ लूंगा, और वह उन्हें से युद्ध करने या फिर उनको पकड़ने के लिए धार के पास कैंप लगा के भी बैठता है। परंतु भीमाबाई होलकर वहां पर हमला कर देती है और इस जॉन मेलकम को अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। दोस्तों फिर वही अंग्रेज जब सीधे तरीके से युद्ध में हरा नहीं पाते तो उसी तरह से छल का सहारा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी वह उनकी सेना में से एक जो पिंडारी था रोशन खान को अंग्रेज रिश्वत देके अपने में मिला लेते हैं। अब दोस्तों ये पिंडारी अंग्रेजों को उनकी यानी कि भीमाबाई होलकर की लोकेशन बता देता है, जिससे अंग्रेज वहां पर अकस्मात रूप से धावा बोल देते हैं। अब यह देखकर दूसरे जो उनके साथी पिंडारी या फिर जो भी थे उनके सैनिक सहयोगी वह सब भाग जाते हैं, और यहाँ पर भीमाबाई होलकर अकेली भाला थामे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए खड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है। परंतु दोस्तों वास्तविकता जो है वास्तविकता थी, भीमाबाई होलकर को यहाँ पे गिरफ्तार करके रामपुरा किले की जेल में बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद पता नहीं, कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है कि इसके बाद भीमाबाई होलकर का क्या हुआ। कुछ लोगों के अनुसार कि भीमाबाई होलकर की मृत्यु 1857 में जो क्रांति का युद्ध हुआ था उसके 1 साल बाद 1858 में हुई थी, परंतु इसके कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। दोस्तों भीमाबाई होलकर वो आखिरी उम्मीद, वो आखिरी होप थी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करते वक्त जगाई थी और उस मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, जो कि सतारा और नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, बुंदेलखंड के शिंदे या सिंधिया, मालवा या इंदौर के होलकर, इनके बीच में बट गया था। और चाहे फिर वह देवास या धार के पवार ही क्यों ना हो, अगर ये एक शक्ति मिलके रहते तो अंग्रेजों की मजाल नहीं थी कि वह मराठा साम्राज्य की शक्ति को हरा पाए।
और यशवंतराव होलकर और भीमाबाई होलकर हमेशा यह कोशिश करते रहे कि मराठा शक्ति एक हो जाए। आखिरी के दिनों में वैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी यह कोशिश की थी, परंतु दोस्तों उस समय तक सिंधिया और बड़ौदा के नरेश अपनी लॉयल्टी अंग्रेजों के यहाँ पे गिरवी रख चुके थे। तो दोस्तों यह थी हमारी वीरांगना भीमाबाई होलकर की ऊपर प्रस्तुति। इतना बड़ा इतिहास में अपना किरदार निभाने वाली इस वीरांगना के बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा पढ़ा एवं सुना जाता है। और दोस्तों 31 मई तो आने वाली है, तो उस दिन विशेष अहिल्याबाई जी की ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें बता सकूं जो आप तक आपने नहीं सुनी हो, या फिर बहुत विशेष या फिर अलग से कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मुलाकात फिर उसी दिन होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपके दोस्त और होस्ट पीयूष सोनोने को धन्यवाद।